Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 9 Subject Science Chapter number 7। गलत बोल दिया मैंने, फिर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 9 Subject Science Chapter number 5, that is Fundamental Unit of Life, the cell, है ना, the basic unit of life, cell, जिस पे आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। तो उसके अगले पार्ट में बढ़ने से पहले पिछले वीडियोस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा था, सेल वॉल के बारे में हमने देखा था। लाइक वी ऑल्सो हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज है ना, कुलजुम थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या थी पिछले वाले वीडियोज़ में तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पर लिंक मौजूद है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, साइटोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी देखेंगे, ऊपर लिख देते हैं, किसी को बुरा ना लग जाए, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स व्हाट, सेल, प्लाज्म मीन्स व्हाट, फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर फ्लूइड है कहाँ पे, कैसे प्रेजेंट है। तो सपोज दिस इज योर सेल, दिस इज द सेल, एनिमल सेल ले लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा सिर्फ, उसके बाहर एक और बना दिया अपने ने, सेल मेम्ब्रेन बना दिया इतना, राइट। एनिमल सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, ये चीज़ दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ये है उसका प्यारा सा न्यूक्लियस। अब व्हाट डू यू कॉल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियस के ऊपर ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये मेरा यूकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है इसके पास, तो इसके पास सारे के सारे सेल और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, ऐसा अपने मानते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल जो है अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक की जगह, हर दिशा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल द डायरेक्शंस, सब कुछ, ये सब में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या, सेलुलर फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक अंदर जो भी पानी है उसका हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कभी कभी इसको प्लाज्मा फ्लूइड भी बोलते हैं, सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, बोलते रहते हैं, है ना। तो साइटोप्लाज्म इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारा वाटर होगा। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, सो इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर कैरिंग आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझे, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसको कोई मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम है पानी, जो प्रोवाइड करेगा साइटोप्लाज्म। दूसरा फंक्शन, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं गोल्गी वेसिकल्स बना दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर अगर मैं लाइसोसोम बना दे रहा हूँ, फूड वैक्यूल बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, साइटोप्लाज्म। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सस्पेंडेड फॉर्म। सस्पेंडेड फॉर्म का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, देखो, सपोज ये मेरा साइटोप्लाज्म है, दिस इज माई साइटोप्लाज्म, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इसके ऊपर तैर रहा है, दिख रहा है आपको। ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी उसी के ऊपर तैर रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो हैं, लेकिन किसके ऊपर है, एक सरफेस के ऊपर है, मीडियम। ये क्या है, मेरा साइटोप्लाज्म, माई पाम इज दिस साइटोप्लाज्म एंड दीज ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड ऑन इट। सस्पेंडेड मतलब ये डूब नहीं गया, दिख रहा है ना, कोई ढक्कन दिख रहा है, सॉल्युबल हो गया ये, नहीं, क्या डूब गया ये, नहीं, सस्पेंडेड है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड फॉर्म, राइट। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको पता चल गया, सेलुलर फ्लूइड है, उसके फंक्शंस है, क्या फंक्शन है, यही कि भाई मीडियम प्रोवाइड करेगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखेगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो मेन मुद्दा है हमारा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है, ER, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो, आप जब भी सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और अगर ये फंक्शन नहीं हुआ तो क्या क्या दिक्कतें, समस्या, परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, सो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब आप नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से क्या समझते हो, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है बालक के सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट है, लेट मी शो यू दिस, ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कहाँ तक जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही साइड बना रहा हूँ। तो नेटवर्क किसके बीच में, नेटवर्क हम किसको बोलते हैं, जो दो चीज़ों को जोड़े। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
समझ में आया, दिमाग में आया कि नहीं आया? साइटोप्लाज्म है, अगर यहाँ से किसी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर घुसना है तो कैसे घुसेगा? सीधा मेम्ब्रेन फाड़ के तो घुस नहीं जाएगा, दैट इज़ नॉट द वे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा रहा है तो उसके थ्रू चला जाएगा। ट्यूब तो ये है ही हमेशा से, है ना? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? कम्युनिकेट करवाएगा किसके बीच में? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन एंड और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ करवा देगा कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए उसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जस्टिफाइड है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी जस्टिफाइड है। अब जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये किसके कितने टाइप का है? दो टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ कि इसका सरफेस कैसा है, ठीक है? इसके सरफेस के बेसिस से दो टाइप का डिवाइड हो गया है। कौन सा? तो फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? RER, दैट इज रफ, और ये ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ या स्मूथ कौन से बेसिस पे हुआ? जैसा कि मैंने कहा सरफेस के बेसिस पे। तो सरफेस मतलब क्या? सतह। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ गोल गोल, राइट? ध्यान से देखना, आई एम ड्रॉइंग दीज स्ट्रक्चर्स। तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, तो अगर ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा, ठीक है? रफ, स्मूथ तो रहा नहीं। बाकी का पार्ट कैसा? स्मूथ है। ये वाला पार्ट कौन सा है? दिस इज RER, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो दिस इज SER, राइट? अब ये जो मैंने कुछ बनाया, ये जो गोला है, ठीक है, ये जो लाल लाल डॉट बना मैंने, व्हाट आर दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। क्या है ये? राइबोसोम्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम? यस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स? नो, अ बिग नो। तो क्या है? RER कंसिस्ट राइबोसोम्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स आर माइक्रो बॉडीज। क्या है ये? माइक्रो बॉडीज, बहुत छोटे छोटे बॉडीज हैं, विच आर एसोसिएटेड विद अ फंक्शन कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम तो मांगता ही है, और ये राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही हो। वहां तो होगा ही, फ्री सरफेस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर भी वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। ओके, नॉट ओनली ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज अ फ्री एंटिटी, ठीक है? तो राइबोसोम इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब आप पूछेंगे प्रोटीन बनाना क्यों है, क्या दिक्कत है? तो प्रोटीन ही तो है सब कुछ भाई। आपका जो न्यूक्लियस उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? DNA। DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रोटीन एक तरीके का। जीन्स मतलब कौन सा सेल किसकी तरह दिखेगा? अपने पेरेंट सेल की तरह। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगा एक सेल से दूसरे सेल में? DNA के थ्रू ना। तो DNA आपका मेमोरी कार्ड है, वो गायब तो सब गायब, है ना? फिर इंसान का बच्चा इंसान पैदा होगा कि कबूतर, किसको पता? ठीक है। फिर जो इन्फॉर्मेशन पास होता है सेल टू सेल, फिर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, वो कैसे होता है? DNA की वजह से। एंड DNA क्या? प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनाना पड़ता है अपने को, राइट? और वो प्रोटीन बहुत सारे चेंजेस में जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में घुसता है, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन वो सब होने के लिए पहले उसका प्रोड्यूस होना जरूरी है। तो वो कौन करके देगा? RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो। तो स्मूथ क्या करेगा? इसके पास तो कुछ नहीं है, राइबोसोम तो है नहीं इसके पास, लेकिन इसके पास अपना दिमाग है जिसका इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, या तो हम बोल सकते हैं लिपिड्स, ऐसा कुछ बनाता है, फैट्स एंड लिपिड्स। इसका क्या करेगा ये? तो सी, फैट्स एंड लिपिड्स ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। आपने पढ़ा होगा दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाइलिपिड लेयर, जिसमें लिपिड होता है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं पता है? दे आर रियली हेल्पफुल इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिएगा। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है भाई साहब, कवरिंग। एंड बायोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। जेनेसिस मतलब क्या? कुछ ना कुछ नया बनाना, एंड बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाना, ठीक है, लिविंग। यानी कि जो सेल आपका जिंदा है, जो सेल क्या है? जिंदा है, उसके अंदर मेम्ब्रेन कभी ना कभी खराब होगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी चीज़ें अंदर आएगी और चीज़ें बाहर जाएगी। जब इतना अंदर बाहर होगा तो वेयर एंड टियर तो होना ही था, तो उसको फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करके देगा? फैट्स एंड लिपिड्स। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ में? सो नाउ आई होप द फंक्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is clear to you. Now let's talk about their location. ये तो बाकी रह गया ना। rough endoplasmic reticulum is near to nucleus, near to the nucleus,
एंड दिस इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये आपको डायग्राम बनाते समय भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने रखा है ना, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। चलिए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला रफ है, ये वाला स्मूथ है। कैसे पता चला? राइबोसोम से। न्यूक्लियस ये रहा, तो इसके पास ही बना है, देखो मैंने आर और एस दूर बना है। क्यों ऐसा किया मैंने? आप उसके फंक्शन पे ध्यान दो। स्मूथ का फंक्शन क्या है? फैट्स एंड लिपिड्स कहाँ काम आ रहा है? मेम्ब्रेन में। तो बेटा जो मेम्ब्रेन के काम का है उसको मेम्ब्रेन के पास रखेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर है। तो दिस इज नियर टू द मेम्ब्रेन और वी कैन से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है। एंड इसका काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पे बोला था मैंने? डीएनए। डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पे? न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस के पास होना चाहिए। बात आई समझ में? तो किसी भी प्रोटीन को कहाँ भेजना है? न्यूक्लियस के अंदर। तो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के पास। आर कहाँ पे होना चाहिए? न्यूक्लियस के पास। वाई? बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द न्यूक्लियस कैन बी इजियर। सही बात है ना। और कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए अपने को मैसेज भेजना पड़ता है कि हे ऑर्गेनल ये काम करिए, तो वो मैसेज न्यूक्लियस के अंदर से ही निकलता है। एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ दिस सेल। तो आर जितना न्यूक्लियस के पास होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का एफिशिएंसी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है इतना? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द जनरल फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले तो हमने देख लिया लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अलग अलग टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन जो है इसके कुछ, ठीक है, सम ऑफ दिस प्रोटीन्स, राइट, सम प्रोटीन्स फॉर्म एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। अब ये कहाँ से आया? एंजाइम मतलब होता है बेटे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या होता है? बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैटलिस्ट। मैं लिख ही देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट लिख देते हैं। चलो, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। अब आपको कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके केमिकल रिएक्शन का टाइम कम कर देगा। यानी मान लो अगर कोई चीज़ होने के लिए 4 घंटे लगते हैं, किसी रिएक्शन को 4 घंटे लगते हैं, तो केवल 25 मिनट में हो जाएगा या तो 1 घंटे में हो जाएगा। 4 घंटे का रिएक्शन कितने घंटे में? 1 घंटे में। कौन करके देगा? एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और हार्मोन्स क्या है? दीज आर केमिकल मैसेंजर। क्या है? केमिकल मैसेंजर। यानी आपके बॉडी को कब क्या करना चाहिए, वो मैसेज उसके पास पहुंचना चाहिए, वो कौन करा के देगा? हार्मोन्स। लेकिन दोनों बने प्रोटीन के ही हैं, एंजाइम भी और हार्मोन भी। एंजाइम को बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन का टाइम कम करके देता है। हार्मोन को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा के देता है। सही बात है, वेरी गुड। ओके, सो ये जो प्रोटीन है ये आगे जाके एंजाइम या तो हार्मोन बनेगा, उसके लिए प्रोटीन होना चाहिए। वो प्रोटीन बनाने का कौन? आर। तो इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। अब इन सम एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स, दिस इज इंटरेस्टिंग। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं बालक? वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिन एनिमल्स के पास स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम, या तो कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये पीछे रीढ़ की हड्डी यहाँ पे आपके गले के पास से चालू होती है कुछ ऐसा और नीचे तक जाता है, ठीक है, कमर तक। दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसी किसी एनिमल में ही प्रेजेंट होता है, हर एक एनिमल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये एनिमल ग्रुप क्या बोल रहे हैं सर, वर्टिब्रेटा क्या है, ये सब आपको पता चलेगा 7th चैप्टर में। तो अभी ज़्यादा बुद्धि का उपयोग मत करो, सिर्फ इतना रखो वर्टिब्रेटा करके एनिमल का कोई ग्रुप है जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड जिसके पास है उस ग्रुप को हमने बोल दिया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के लिवर सेल्स में, ठीक है, वर्टिब्रेटा के लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफाइंग, परफॉर्म्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। हमने क्या कहा, लिवर सेल्स हैं, तो लिवर आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है बच्चों, है ना। लिवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, राइट। बिगेस्ट ऑर्गन नहीं कह रहा हूँ मैं, बिगेस्ट ग्लैंड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसका काम होता है मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म वहीं पे होता है मोस्टली। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है ये भी समझ लो। तो हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ योर बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, आपके बॉडी में कुछ भी A to Z सब कुछ जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म, या फिर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन लिवर, है ना, केमिकल चेंजेस। तो वहाँ पे क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, जहरीलापन आना, कतई जहर। उस कतई जहर को काटने के लिए
हमको कुछ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब कौन सा, दवाई वाला, जो अपने दवाई खाते हैं ना वो, ठीक है। अब ड्रग लो, दारू लो, कोई भी मॉलिक्यूल लो, ठीक है, जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सबका मेटाबॉलिज्म होना है लिवर के अंदर। मेटाबॉलिज्म वो क्या करेगा, मोर हार्मफुल प्रोडक्ट से लेस हार्मफुल प्रोडक्ट बना के देगा, है ना। मतलब जो बहुत ज़्यादा जहर था, कतई जहर से थोड़ा सा है, फिर और थोड़ा ऐसे करके ख़त्म करने की कोशिश करेगा। हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको पता तो चली जाएगा, है ना, ठीक है। तो लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और एडिशनल फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। बोर्ड आपका भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो कर रहा है। एंड इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब। कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, यू कैन ऑलवेज आस्क द डाउट, बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।